देखिए सिक्स्थ प्रॉब्लम, फाइंड द लोकेशन ऑफ center of gravity of a L-shaped piece of plywood shown in the figure. Now this is a problem over center of gravity. हाँ हाँ हाँ, सेवेंथ और नाइन्थ, हाँ तो सिक्स भी करूंगा ना, सिक्स तो टेंथ कर दूं, सेवेंथ तो नाइन्थ नहीं करूं, मतलब ये आपने ही लिखा है था पक्का? बाकियों से पूछो एक बार। सिक्स भी हो गया, वैसे बड़ा बेसिक सवाल है वह। यह 3 मीटर और यह 2 मीटर और यह 1 मीटर। अब उन लोगों ने कहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना। इस पीस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो मास पर यूनिट एरिया फिक्स है, इसको मैं मास m1 बोल दूंगा, इसको मैं मास m2 बोल दूंगा। अब m1 क्या हो गया? m1 हो गया 3 इंटू 1 मास पर यूनिट एरिया इंटू 3 मीटर इंटू 1 मीटर, यह मास m1 हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होएगा, इसके लिए x1 हो गया 1/2 मीटर और y1 हो गया 3/2 मीटर। अब मैं मास m2 इसे बोल दूंगा, मास m2 का मास हो गया मास पर यूनिट एरिया इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये मास पर यूनिट एरिया इंटू मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो गया? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होएगा एंड इट वुड बी लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस इज 1 + 1/2, x2 is 1 + 1/2 meter and y2 is 1/2 मीटर। इस तरह से हमने दो पॉइंट मासेस कर लिए। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi मींस m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब सेवेंथ और नाइन्थ, और एवरीबडी श्योर कि काट दो इसको या लिख करूं? A pail of water is to be carried by a man and a boy who hold one end of 180 centimeter pole. एक तरफ मैन है, एक तरफ बॉय है। इधर इसको मैन ने उठा रखा है, इधर उसको बॉय ने उठा रखा है, और बीच में कहीं पानी की बाल्टी टंगी हुई और दोनों उसको ले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि पानी की बाल्टी को कहां टांगे जिससे मैन के ऊपर दुगना वजन आए और बॉय के ऊपर आधा वजन आए। तो इसके लिए बाल्टी को कहीं इधर टांगेंगे,
पोल का वेट निगलेक्ट करना है। इधर हम N1 बोल दें, इधर हम N2 बोल दें, इधर mg। तो पहला इक्वेशन N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू mg और N1 मस्ट बी ट्वाइस ऑफ N2। तो इससे N1 N2 आ जाएगा और दूरी निकालने के लिए इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिए, इसके अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। N1 N2 हो गया mg by 2, N1 mg by 3 and this is 2mg by 3। इस तरह से N1 N2 आ गया और इसके अबाउट अब टॉर्क जीरो कर दीजिए mg के अबाउट। तो इधर से L1 और L2 आ जाएगा, जिसमें हम कहेंगे N1 into L1 must be equal to N2 into L2। तो N1 की जगह पर 2mg by 3 into L1 mg by 3 into L2। तो mg by 3 cancelled, L2 equal to 2L1, also L2 plus L1 equal to 180। L1 is equal to 60 और L2 is equal to 1। अब 9th भी एक मिनट में कर ही देता हूं, लिखा है तो 6 था। Axle of 2400 pound car are 7 feet apart. The center of gravity of the car is 3 feet behind the front axle. How much weight is supported by? Each of car wheel। देखिए कार का यह फ्रंट व्हील, यह रियर व्हील, इन दोनों व्हील के बीच में दूरी है 7 फीट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं है और यह इधर से 3 फीट की दूरी पर है। इधर N1, इधर N2 और इधर mg। सेम कंसेप्ट लगेगा। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg और इसके अबाउट टॉर्क जब निकालेंगे mg के अबाउट या किसी भी इसके अबाउट टॉर्क निकाल दो N1 N, तो हम कहेंगे N1 into 3 must be equal to N2 into 4। कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। I'll solve 10th problem now। Now let's start discussing 10th problem। A 50 horizontal boom 4 meter long is hinged to a vertical mast. Its outer end is supported by a cable attached to a mast of 3 meters above the hinge pin. Find the tension in the cable. A load of a 50 kg horizontal boom. This is 4 meter long and
50 kg horizontal boom hinged on a vertical mast, and its outer end is supported by cable attached to mast 3 meter above hinge pin. Find the tension in the cable. A load of यह इस तरह से इधर कहीं हिंज है, वर्टिकल से और 3 मीटर आउटर एंड जो है वह इन से सपोर्टेड है। इधर 3 मीटर अबाव इस जगह से एक केबल इधर बंधी हुई है। Find the tension in the cable. A load of, अब यदि इधर से एक लोड और लगा दिया गया, find the new tension. देखिए, the more important is grasping the situation of the problem. प्रॉब्लम की कंडीशन को समझना वहां सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम पढ़ के यदि समझ गए तो प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है। मैं दोबारा समझाता हूं। 4 मीटर लंबा यह बूम है, 50 केजी इसका वजन है। यह इधर किसी तरह से एक दीवार से सपोर्टेड है, यह दीवार है। ये इस तरह से तो झोल खा जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। इसको हॉरिजॉन्टल बनाए रखने के लिए इधर से एक धागा ऐसे बांध रखा है, जो कि 3 मीटर ऊपर है। यह 4 है। तो इस धागे में कितना टेंशन? हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स की यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स में सिर्फ इस बूम की बात करें तो mg नीचे की तरफ और इस धागे में टेंशन इस तरफ। लेट्स टेक टॉक अबाउट दिस एक्सेस। इस एक्सेस के अबाउट यदि हम टॉक लेंगे तो इधर जो भी कुछ फोर्स होएगा उसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। यदि हमने यह रेफरेंस एक्सेस मान ली और इसके अबाउट नेट टॉर्क हम 0 करेंगे तो इधर से दीवार से मिलने वाले फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस फोर्स की वजह से टॉर्क 0, mg की वजह से टॉर्क होएगा क्लॉकवाइज mg into my 2 meter with negative sign, और इस t के हम 2 कंपोनेंट कर लेंगे। यह एंगल यदि थीटा है तो यह t sin थीटा और यह t cos थीटा। t cos की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा क्योंकि यह एक्सेस से पास हो रही है। t sin की वजह से टॉर्क होएगा और t sin की वजह से होएगा वह एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसलिए पॉजिटिव। t इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूट कर ही दूं, 3/5, ये 5 होएगा।
T sin theta, this T into sin is 3/5 और इसकी दूरी हो गई 4 मीटर, जस्ट नेट टॉर्क इज 0। तो T becomes equal to 2 mg into 5/12। अब उन्होंने कहा है कि यदि इस एंड पर 200 किलो का एक मास भी लटका दिया जाए, अब मैं कहूंगा कि इसकी वजह से कैपिटल mg फोर्स और लगने लगेगा बस इस डायरेक्शन में, तो यही एक बात रहेगी। सारे कंसेप्ट ऐसे कैसे रहेंगे। अब जो हम इक्वेशन बनाएंगे दैट वुड बी, वंस अगेन अभी भी इसी के अबाउट काम करेंगे, माइनस mg इंटू 2, mg की वजह से रॉड के मास की वजह से टॉर्क नेगेटिव, और टेंशन की वजह से टॉर्क अभी T डैश इंटू 3/5 इंटू 4, टेंशन T डैश लिख दूंगा अब मैं, बस एक नया टॉर्क हो जाएगा कैपिटल mg की वजह से, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, माइनस mg इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा 2 mg प्लस 4 कैपिटल mg इज इक्वल टू 12/5 T डैश। इससे मैं T डैश निकाल दूंगा, That's all regarding DPS 6 and 9। इसके बाद अब हम रोलिंग फिनोमेना स्टार्ट करेंगे। DPS 10 और 11 में पूरी तरह से रोलिंग फिनोमेना है, यहां तक देख लीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग DPS 10। कुल मिला के इसमें 9 प्रॉब्लम्स है। खास बात यदि आपने ध्यान से देखा हो कि ये पूरी शीट काइनेमेटिक्स पर, काइनेमेटिक्स मीन्स रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर, रोलिंग काइनेमेटिक्स पर। चलिए पहला सवाल करना चालू करते हैं। सॉलिड बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सेस एक्सेलरेशन बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा, where omega is angular velocity. Find mean angular velocity of body averaged over the whole time of rotation if initial moment of time its angular velocity is equal to omega। देखिए, a solid body rotate with deceleration, साफ साफ वहां दे रखा है इट्स डिसीलरेशन। यह डिसीलरेशन के लिए फंक्शन दे रखा है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। और फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज ओवर द टाइम ऑफ रोटेशन। अब देखिए, हम कहते हैं यदि यह डिसीलरेशन है, एंगुलर डिसीलरेशन है, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस डी ओमेगा बाय डी टी। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा नॉट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकता हूं, इक्वालिटी साइन और सम कांस्टेंट इनटू रूट ओमेगा। मैं सबसे पहले यह लिख देता हूं,
क्योंकि उन्हें साफ साफ क्या रखा है, अ सॉलिड बॉडी रोटेट विथ डिसीलरेशन, और यह एक्सीलरेशन के लिए उनने क्वांटिटी दे रखी है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ओमेगा, और चूंकि ये डिसीलरेशन है इसलिए माइनस डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, अब ये के पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, रूट ऑफ ओमेगा नॉट, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, मैं एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिटरमाइन कर सकता हूं, डी ओमेगा बाय रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी। I can rearrange this equation in this manner. I can integrate it on both the sides. D omega by root omega is equal to minus k integral of dt. At 0 time, angular velocity is omega naught. At any time t, angular velocity is omega. और इस तरीके से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट सीम्स इधर आ जाएगा 2 रूट ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट टू ओमेगा माइनस के टी फ्रॉम 0 टू टी। I can write it in this manner, root of omega minus root of omega naught is equal to minus k by 2 into t minus 0, अपर लिमिट 2 तो नीचे आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह से लिख दिया, तो इधर से आ गया रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के टी बाय 2। इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब उन्होंने पूछा है मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एवरेज ओवर टाइम ऑफ रोटेशन, एवरेज ओवर टाइम ऑफ रोटेशन। इनिशियली t इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, और टाइम ऑफ रोटेशन, टाइम ऑफ रोटेशन मतलब जब तक वो रोटेट कर रहा है, अब कब तक रोटेट कर रहा है मैं निकालता हूं, व्हेन इट स्टॉप्स, व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, जब यह रोटेट करना बंद कर देगा उस टाइम को मैं कैपिटल टी बोल देता हूं, और उस समय पर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वह टाइम निकल जाएगा 0 इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस के बाय 2 इंटू कैपिटल टी, दैट कैपिटल टी वुड बी 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट बाय के। इस समय पर वह घूमना बंद कर देगी। अब मैं क्या करता हूं, इस ओमेगा, मैं रूट ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है, मैं ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, और वह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 2 के टी 2 के रूट ऑफ ओमेगा के रूट ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस के स्क्वायर बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। यह ओमेगा के लिए फंक्शन दिखने लगा। नाउ दिस ओमेगा इज d phi by dt. Here phi is angular displacement, phi angular displacement हो गया, तो d phi हम लिख देंगे
ओमेगा नॉट dt माइनस के रूट ओमेगा नॉट डी डी टी प्लस के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर डी टी। दिस इज डी फाइव। डी फाइव कलर चेंज कर देता हूं मैं। डी फाइव डी टी ऊपर ला रहा हूं, ओमेगा नॉट डी टी प्लस और माइनस के रूट ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर डी टी। यहां डी फाइव हो गया। अब मैं क्या करता हूं, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देता हूं। डी फाइव इंटीग्रल ऑफ डी फाइव इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कांस्टेंट है इंटीग्रल ऑफ डी टी माइनस के रूट ओमेगा नॉट कांस्टेंट है इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस के स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। कहां से कहां? जीरो टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और कैपिटल टी टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5। तो डी 5 हो गया 5 फ्रॉम 0 टू 5। इधर हो गया ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इधर हो गया माइनस के रूट ऑफ ओमेगा नॉट टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इधर हो गया के स्क्वायर बाय 4 इंटू टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। इस तरह से फाई की वैल्यू आ गई। फाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कैपिटल टी माइनस के रूट ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय 12 इंटू कैपिटल टी क्यूब। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओवर द कंप्लीट टाइम वुड बी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कैपिटल टाइम टी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा नॉट माइनस के रूट ऑफ ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी प्लस के स्क्वायर बाय 12 इंटू टी स्क्वायर। अब कैपिटल टी की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बड़ी आसानी से अब दिखने लगा है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट माइनस के रूट ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू कैपिटल टाइम टी की जगह 2 रूट ओमेगा नॉट बाय के 2 रूट ओमेगा नॉट बाय के और इधर के स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर बाय 12 और टी स्क्वायर की जगह यह लिख दूंगा 4 ओमेगा नॉट बाय के स्क्वायर। और यह के कैंसल्ड, यह के स्क्वायर कैंसल्ड और इस तरह से मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दिख रही है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, यह 2 और 2 माइनस ओमेगा नॉट प्लस 1/3 ओमेगा नॉट।
So average angular velocity is omega naught by 3. This is first problem. Observe the solution thoroughly.